हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो टर्म्स को। जो पहला वाला टर्म्स है वो है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा वाला वार। ठीक है, ये दो जो टर्म है ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप और फॉरेन पॉलिसी में हमेशा यूज़ होता है। तो किसी लड़ाई को, दो देश के बीच में जब भी लड़ाई होता है, कभी कभार उस लड़ाई को हम लोग, उस वायलेंस को, उस लड़ाई को हम लोग कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट बोल देते हैं, कभी कभार वार बोल देते हैं। तो हम कॉन्फ्लिक्ट कब बोलते हैं, कब वार बोलते हैं, किस लड़ाई को हम वार बोलेंगे, किस लड़ाई को हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिवीजन है इन दोनों के बीच में, जो वार और कॉन्फ्लिक्ट, ये दो वर्ड के बीच में जो डिफरेंस है, ये सारे चीज़ को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट और वार, ये दो वर्ड का जो डेफिनेशन है और इसका जो अंतर है, इन दोनों का जो इंटरनल मीनिंग में जो अंतर है, ये इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तो पहले हम वार और कॉन्फ्लिक्ट, ये दो वर्ड के बीच में एक चीज़ जो कॉमन है वो क्या है? वायलेंस। जो कॉमन है वार और कॉन्फ्लिक्ट, ये जब होता है दोनों देश के बीच में, तो उसमें एक चीज़ कॉमन हो जाता है जो कि है वायलेंस। ठीक है, वायलेंस ये कॉमन चीज़ है, कॉमन। ये वार के अंदर भी होता है और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी होता है वायलेंस। तो अब क्वेश्चन कहाँ पे आता है? अब हम 4 लाइन लिखेंगे। इसी 4 लाइन के ऊपर बेस करके वार और कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला वाला लाइन है, तो हाउ वायलेंस स्टार्टेड। कैसे वायलेंस स्टार्ट हुआ दोनों देश के बीच में। फिर हाउ वायलेंस गोइंग ऑन और स्प्रेड। कैसे, उसके बाद जब वायलेंस स्टार्ट हुआ, उसके बाद वायलेंस कैसे कैसे आगे बढ़ता गया और कितना स्प्रेड हुआ। ठीक है, फिर हम आते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, हाउ मच वायलेंस स्प्रेड। मतलब वायलेंस का जो स्प्रेड हो रहा है, उसका जो प्रोसीड्यूर और कितना स्प्रेड हुआ, ये चीज़। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है हाउ वायलेंस एंडेड। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट और वार के अंदर एक कॉमन चीज़ होता है, जो कि होता है वायलेंस। ठीक है, और वायलेंस कैसे शुरू हुआ दोनों देश के बीच में, फिर वो वायलेंस कैसे कैसे आगे बढ़ता गया और स्प्रेड होता गया, ये जो प्रोसीड्योर, और उसके बाद हाउ मच, मतलब अंत तक वायलेंस कितना फैला दोनों देश के बीच में, और लास्ट में कैसे वायलेंस खत्म हुआ। ये जो चारों क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन के ऊपर बेस करके इसका जो आंसर होता है, इसी आंसर के ऊपर बेस करके हम लोग कॉन्फ्लिक्ट और वार को डिफरेंशिएट करते हैं। जब भी दोनों देश के बीच में लड़ाई हो जाता है, हम क्या देखते हैं, जो लड़ाई, जब ये वायलेंस चालू हुआ, ये वायलेंस क्यों चालू हुआ, चालू होने के बाद कैसे ये आगे बढ़ा, कितना स्प्रेड हुआ, फिर कब कैसे ये खत्म हुआ। तो ये चारों क्वेश्चन का जब आंसर मिल जाता है, उसी आंसर के ऊपर डिपेंड करके हम दोनों देश की जो लड़ाई होता है उसको कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट बोल देते हैं, कभी कभार वार बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट और वार को एकदम डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और दोनों के बीच में जो माइन्यूट डिफरेंशिएशन है ये भी समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं कॉन्फ्लिक्ट से। तो कॉन्फ्लिक्ट और वार में जो एक चीज़ कॉमन है वो है आर्म्ड वायलेंस, जिसमें दो देश की सिक्योरिटी फोर्स एक दूसरे के साथ आर्म्ड वायलेंस में जुट जाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट में, तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ेंगे, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को डिकोड करेंगे और उसका जो इनर मीनिंग है उसको समझेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट में जब दो देश की सिक्योरिटी फोर्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, उस टाइम जो वायलेंस है, आर्म्ड वायलेंस, एक नेचुरल इवेंट में शुरू होता है। नेचुरल इवेंट का अर्थ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दो देश की जो आर्म्ड फोर्स है, वो लड़ाई से पहले कोई प्लानिंग नहीं होता है उनके पास। वो अचानक से कोई डिसएग्रीमेंट पहले से चल रहा था, उसको लेके कोई प्रॉब्लम हुआ, तो अचानक से एक फोर्स दूसरे फोर्स के अगेंस्ट लड़ पड़ा, एक देश की सिक्योरिटी फोर्स दूसरे देश की सिक्योरिटी फोर्स के अगेंस्ट लड़ पड़ा। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल प्रोसेस। यहाँ पे कोई प्लानिंग पहले से नहीं होता है, अचानक से ही एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो अचानक से शुरू होता है, उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं होता है, उसके पीछे एक डिसएग्रीमेंट होता है जो बहुत सालों से चलता है। ऐसा कुछ डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट बॉर्डर को लेकर भी हो सकता है, और ट्रेड पॉलिसी में कोई दिक्कत आ रहा है, इसके वजह से भी हो सकता है। दो देश के बीच में एक डिसआर्गूमेंट और एक मिसअंडरस्टैंडिंग दो देश के बीच में पहले से किसी कारण के बस, या तो बॉर्डर के क्वेश्चन में हो सकता है, या तो ट्रेड पॉलिसी में हो सकता है। तो इसके वजह से अचानक से दो देश के जो फोर्स है वो बॉर्डर पर अचानक से लड़ पड़ता है, तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड वायलेंस, जो कि अचानक से कोई प्लानिंग के बिना शुरू हो जाता है। तो आमतौर में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसको रिजॉल्व बाय डिप्लोमेसी के थ्रू इसको दो देश के बीच में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, डिप्लोमेटिक टॉक होता है, जो कि एक फॉर्मल तरीके से भी हो सकता है और एक ऑफिशियल टॉक भी हो सकता है। तो दो देश के जो ऑफिसर्स हैं
जो फॉरेन मिनिस्टर है वो एक दूसरे के साथ बैठ के जो प्रॉब्लम है उसको कोट करके उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको डिस्कस करके फिर जो सॉल्यूशन में दोनों देश एक साथ एग्री होता है तो वहाँ पे जाके ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो आर्म्ड वायलेंस है ये खत्म होता है। ठीक है, अगर मान लेता है कि डिप्लोमेसी से ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो आर्म्ड वायलेंस चल रहा था ये जो वो सॉल्व नहीं हुआ, तब क्या होता है, तब एक डेडलॉक फॉर्म होता है। डेडलॉक मतलब एक जगह पे आके रुक गया ना, इनकी बात मतलब मान लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच में ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो इंडिया की जो डिमांड है वो चाइना मान नहीं रहा है, चाइना की जो डिमांड है वो इंडिया मान नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसे कंडीशन बहुत देर तक बहुत महीने तक बहुत साल तक चलता गया तो उसमें एक डेडलॉक तैयार हो जाता है जो और भी मुश्किल वक्त में लेके जाता है और उसमें क्या होता है एक सस्पिशन क्रिएट होता है। तब क्या होता है अगर डेडलॉक बहुत देर तक चलता गया, बहुत साल तक चलता गया तो तब क्या होता है एक देश दूसरे देश के ऊपर शक करने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है एक म्यूचुअल सस्पिशन तैयार हो जाता है दोनों देश के बीच में। मतलब चाइना इंडिया को शक के नज़र से देखता है, इंडिया चाइना को शक के नज़र से देखता है। तो ये पोजीशन और भी खतरनाक होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये जो वायलेंस होता है वो और ज़्यादा हो सकता है इसमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं है। दोनों देश जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है लेकिन दोनों देश के बीच में कोई ट्रस्ट नहीं है। तो तब जाके क्या होता है, तब ये जो आर्म्ड वायलेंस जो कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे शुरू हुआ है ये और भी ज़्यादा वायलेंस हो सकता है उसमें फिर क्या होता है, ये जो वायलेंस है ये एक्सीडेंटल इन नेचर तो पहले से हमने देख लिया, जो अचानक से शुरू होता है, नॉट डेलिबरेट इन नेचर, मतलब कोई प्लानिंग पहले से होता नहीं है। तो अचानक से कोई भी इशू को लेकर डिसएग्रीमेंट बहुत पहले से चल रहा था, अचानक से वायलेंस चालू हो गया दो बॉर्डर फोर्स के बीच में, दोनों देश के। फिर ये क्या होता है अनइंटेंशनल, इसके पीछे अचानक से कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी भी देश का गवर्नमेंट को, ना कि उस देश की जो सिक्योरिटी फोर्स होता है, जो आर्मी होता है, उसका भी कोई इंटेंशन नहीं होता है कि ऐसा इंटेंशन उसका पहले से नहीं रहता है कि हम जो जाके आज लड़ेंगे इनके खिलाफ, इस देश की आर्मी के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम पहले से चल रहा होता है जो कि किसी बॉर्डर इशू को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किसी ट्रेड पॉलिसी को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है दोनों देश के बीच में। तो उसको लेकर अचानक से उस झमेला तूल पकड़ लिया, तब जाके ये अचानक से आर्म्ड वायलेंस चालू हो गया दोनों देश के बीच में। तो जो भी है ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा खत्म कहाँ पे होता है, सीज फायर से। ठीक है, जब दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ ये बंदूक नीचे कर लेते हैं, फायरिंग बंद कर देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तब जाके ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाता है। अब जब ये म्यूचुअल सस्पिशन के बाद जब ये वायलेंस टूल पकड़ लेता है, तब क्या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई जो देश दोनों देश के बीच में, एक देश क्या करता है जो थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा एडवांटेज मिल गया जिस देश को, वो क्या करता है दूसरे देश की जो टेरिटरी है उसको थोड़ा बहुत ऑक्यूपाई कर लेता है। बाद में जब सीज फायर हो जाता है तो तब कॉन्फ्लिक्ट के अंत में वो टेरिटरी जिस देश से वो लिया था उसको वापस कर देता है। तो कॉन्फ्लिक्ट में जो चीज़ होता है अंत में, कॉन्फ्लिक्ट एक तो ये अनप्लान्ड होता है, ये जो वायलेंस होता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये अनप्लान्ड होता है, अनइंटेंशनल होता है और एक्सीडेंटल स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं इसको प्लान करके स्टार्ट किया गया, इसके पीछे प्लानिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अचानक से एक्सीडेंटल स्टार्ट लेता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये नॉन डेलिबरेट होता है और अनइंटेंशनल होता है, जो कि ना कोई भी देश का गवर्नमेंट चाहती है ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हो, ना कि उस देश का आर्म फोर्स चाहती है। लेकिन कोई पहले से चल रहा कोई डिस्प्यूट को लेकर ये अचानक से शुरू हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसमें ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सीज फायर से खत्म होता है। और कॉन्फ्लिक्ट में जो भी देश किसी और देश का जो ये कोई भी टेरिटरी अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो लास्ट में उसको कॉन्फ्लिक्ट जब खत्म हो जाता है तो वो टेरिटरी वापस कर देता है। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट का कैरेक्टर। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के में ये सारे पॉइंट को हमें याद रखनी है। पहला पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट में नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, दो देश के बीच में बहुत पहले से कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा होता है, बहुत देर से बहुत दिन पहले से ही दोनों देश के बीच में अगर कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा है, मतलब वो डिसएग्रीमेंट बॉर्डर इशू को लेकर हो सकता है या तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर भी हो सकता है। तो जब ऐसे कोई डिसएग्रीमेंट दोनों देश के बीच में चल रहा है तब कभी कभार अचानक से क्या होता है बॉर्डर में, जब अगर उस दो देश का बॉर्डर सेम है, मतलब सेम बॉर्डर को शेयर करता है, कॉमन बॉर्डर है, तो तब क्या होता है, तो अचानक से कभी कभार बॉर्डर में दो देश की जो सिक्योरिटी फोर्स उस बॉर्डर जो क्वेश्चन है, बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उसको लेकर आमने सामने आ जाता है और अचानक से फायरिंग स्टार्ट हो जाता है और एक आर्म्ड वायलेंस चालू हो जाता है। तो ये जो होता है ये अचानक होता है, एक्सीडेंटल होता है, इसके पीछे कोई भी देश का कोई प्लानिंग नहीं होता है। ठीक है, आमतौर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को हम डिप्लोमेसी से सुलझा लेते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डिप्लोमेसी से ये प्रॉब्लम नहीं सुलझता, तब जाके ये एक डेडलॉक बन जाता है दोनों देश के बीच में, जहाँ पे दोनों देश एक दूसरे के साथ बात नहीं करता, मीटिंग जो डिप्लोमेट का जो मीटिंग होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और एक दूसरे के खिलाफ एक सस्पिशन, मतलब एक शक पैदा हो जाता है। जब वो शक एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, म्यूचुअल सस्पिशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब वो वायलेंस में कन्वर्ट होता है। जो वायलेंस पहले हुआ था कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, वो वायलेंस और भी ज़्यादा इंटेंसिटी में सामने आ जाता है। और क्या होता है, एक देश दूसरे देश की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट में जो भी है, ये जब वायलेंस ये कॉन्फ्लिक्ट जब खत्म होता है, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, जब खत्म होता है यहाँ पे सीज फायर हो जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ बंदूक उठाना, गोली मारना, ये सब बंद हो जाता है, फायरिंग बंद हो जाता है, और जो देश दूसरे देश की टेरिटरी ऑक्यूपाई किया था वो जो टेरिटरी दूसरे देश का था वो दूसरे देश को लौटा देता है। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट में को एक बारी में एक चार्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो
जो कि हम पहले ही देखे, कॉन्फ्लिक्ट मतलब आर्म्ड वायलेंस बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में आर्म्ड वायलेंस। ठीक है, अब आर्म्ड वायलेंस क्यों हो रहा है? डिसएग्रीमेंट हुआ है, एक तो किसी चीज़ को लेकर दोनों कंट्री के बीच में सहमति नहीं बनी, उसको कहते हैं डिसएग्रीमेंट। वो बॉर्डर इशू भी हो सकता है, ट्रेड पॉलिसी भी हो सकता है। हुआ, फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद दोनों के बीच में आर्गूमेंट भी बंद हो गया, मतलब एक दूसरे के साथ बात करना भी, कोई भी मीटिंग, कोई भी डिप्लोमेट का मीटिंग, या तो ऑफिशियल मीटिंग, या तो फॉर्मल मीटिंग, या तो पॉलिटिकल मीटिंग, सब मीटिंग ग्लोबल लेवल पे सारे मीटिंग बंद हो गया धीरे धीरे करके। तो ये हो जाता है डिसआर्गूमेंट। फिर आता है कि जब ऐसा होगा, जब बातें करना, डिप्लोमेसी बंद हो जाता है दो देश के बीच में, तब क्या होता है, म्यूचुअल सस्पिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर शक करने लगता है कि एक देश सोचता है कि ये बंदा, ये देश शायद कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, कुछ और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनाने की, या तो जंग करने की सोच रहा है। तो ऐसे ही एक दूसरे देश के ऊपर शक आ जाता है, तो एक दूसरे देश को ये मानने लगता है कि सामने वाला देश कुछ ना कुछ इसके लिए खराब करने वाला है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल सस्पिशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाके वायलेंस होता है। वायलेंस, दो देश के बीच में बॉर्डर में जंग हो जाता है छोटा मोटा, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, वही आर्म्ड वायलेंस होता है। अब ये जो वायलेंस होता है, या तो ये लॉन्ग स्किर्मिश में होता है, या तो शॉर्ट स्किर्मिश में होता है। और लॉन्ग स्किर्मिश मतलब बहुत महीनों तक, या तो थोड़े बहुत साल तक इंस्टॉलमेंट में, मतलब आज थोड़ा सा लड़ाई हुआ, फिर एक दो हफ्ता रुक गए, फिर गोलाबारी हुआ, फिर 2-3 हफ्ता रुक गए, फिर गोलाबारी हुआ, फिर 1 महीना रुक गए, फिर गोलाबारी हुआ, ऐसे करके लॉन्ग टर्म में ये चलता है, तब उसको लॉन्ग स्किर्मिश बोलते हैं। और अगर वायलेंस शॉर्ट टर्म में हुआ, शॉर्ट स्किर्मिश मतलब एक बारी हुआ, फिर 2-3 दिन रुका, फिर एक बारी हुआ, फिर रुक गया, तो उसको हम शॉर्ट स्किर्मिश बोलते हैं। तो लॉन्ग स्किर्मिश होता है, अभी वायलेंस 3 तरीके का होता है, एक तो लॉन्ग स्किर्मिश, दूसरा शॉर्ट स्किर्मिश, और तीसरा जो होता है जो अनसॉल्व स्किर्मिश, जो कि प्रोग्राम चलता गया, सालों साल चल रहा है। ठीक है, उसमें कोई सॉल्व नहीं निकल रहा है, स्किर्मिश होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है बॉर्डर में, सालों साल चल रहा है, लोग मरते रहते हैं, शहीद सोल्जर्स शहीद होने लगते हैं दोनों देश की, तो ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। तब जाके क्या होता है, जब ये स्किर्मिश प्रोलॉन्ग हो जाता है, तब जाके अंत में वो स्टैंड अप बन जाता है। स्टैंड अप मतलब एक दूसरे की बहुत भारी भरकम फौज एक दूसरे के बॉर्डर के एक दूसरे के सामने आ जाता है। पहले मान लीजिए बॉर्डर पोस्ट में 100-200 फौज रहता है सामने एकदम आउटपोस्ट पे, फिर जब ये स्किर्मिश प्रोलॉन्ग हो जाता है, तब क्या करते हैं दोनों देश अपने एकदम बैटेलियन सामने लेके आ जाता है, पूरा का पूरा बैटेलियन लेके आ जाता है। तब ये आर्टिलरी लेके आता है, सारे कुछ लेके, ये टैंक वगैरह सब कुछ बॉर्डर पे आ जाता है, तब एक स्टैंड अप बनता है। स्टैंड अप मतलब दोनों की फोर्स फुल पावर में आमने सामने हो जाता है। जंग तब भी चालू नहीं हुआ, लेकिन दोनों के फोर्स आमने सामने आके बैठ गया। ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाता है, तब वायलेंस मतलब कॉन्फ्लिक्ट को वॉर में कन्वर्ट होने के चांसेस और ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर मान लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट जब बहुत ज़्यादा स्केल में बढ़ गया, जो अनकंट्रोल्ड हो गया, तब उसको हम एक महीने में वॉर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वॉर का ही छोटा वर्जन है। तो ये जब स्टैंड अप में तब्दील हो गया, तो स्टैंड अप कभी भी, स्टैंड अप के बाद और ज़्यादा वायलेंस हो सकता है, और वायलेंस वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर स्टैंड ऑफ वायलेंस में नहीं कन्वर्ट हुआ, फिर अगर वायलेंस ना हो के, अगर छोटा मोटा वायलेंस होने के बाद फिर अगर सीज फायर हो जाता है और स्टेटस क्वो हो जाता है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट का वायलेंस और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट स्टैंड ऑफ के बाद कॉन्फ्लिक्ट फिर से सीज फायर होकर फिर स्टेटस को आ जाता है। स्टेटस को मतलब मान लेते हैं लड़ाई के बाद एक देश ने दूसरे देश की कुछ एरिया कैप्चर कर लिया था, लेकिन सीज फायर के बाद वो कैप्चर किया हुआ एरिया दूसरे देश को लौटा दिया, और अपने पहले वाला जो पोजीशन है कॉन्फ्लिक्ट से पहले वहाँ पे लौट गए, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इंडिया के एग्जाम्पल दे के। इंडिया के अंदर 2 स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है, इंडिया के अंदर फिलहाल टाइम में 2 स्टैंड ऑफ हुआ था, जो कि 2017 में ढोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, स्टैंड ऑफ इंडिया चाइना के बीच में, और 2020 में एक स्किर्मिश हुआ था जो कि रात को हुआ था, और गलवान वैली पे, जो कि लद्दाख स्टैंड ऑफ जिसको बोलते हैं। तो अब क्या, पहले ढोकलाम स्टैंड ऑफ देखते हैं। अगर हम लोग मैप पे देखें, ठीक है, मैप पे देखिए, ये हो गया नेपाल, ये हो गया चाइना, ये हो गया भूटान, और ये हम लोग का इंडिया मतलब ये सिक्किम, ये भूटान, ये चाइना, और ये नेपाल। तो ये जो एरिया है जहाँ पे हम ये मार्क कर रहे हैं अभी, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं चुम्बी वैली। ये एरिया चाइना का है। ठीक है, ये एरिया चाइना का है, ये है चुम्बी वैली। और ये जो एरिया है, ये है ढोकलाम प्लेटू, जो कि भूटान का है। तो अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये किया, उन्होंने बोला कि ढोकलाम प्लेटू चाइना का है, और उन्होंने यहाँ पे रोड बनाने लगा इस ढोकलाम प्लेटू में। इस ढोकलाम प्लेटू में ये जो नील वाला हिस्सा है, सी ग्रीन टाइप का जो एरिया है, यहाँ पे रोड बनाने लगा। तब जाके भूटान ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और इंडियन आर्मी का साथ मांगा। भूटान के साथ इंडिया का ऐसे कुछ एग्रीमेंट है, पैक्ट है, जो कि अगर भूटान चाहे तो इंडियन आर्मी का हेल्प ले सकता है। तब जाके इंडियन आर्मी ने यहाँ जा गया और ढोकलाम में खड़े हो गया, बोला कि ये एरिया, ढोकलाम का एरिया भूटान का है, तो आप लोग पीछे जाइए, ये चाइना का एरिया नहीं है, ये भूटान का एरिया है, और ये भूटान के पास ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ चाइना को इंडियन आर्मी ने बोला, चाइनीज़ आर्मी को, लेकिन चाइनीज़ आर्मी पहले मानने को तैयार नहीं था। ठीक, छोटा मोटा हाथापाई हुआ दोनों आर्मी के बीच में, फिर जाके यहाँ पे स्टैंड अप हो गया। मतलब यहाँ पे चाइनीज़ आर्मी खड़ा था, यहाँ पे इंडियन आर्मी खड़ा था, एक दूसरे के आमने सामने खड़ा था, पूरी के पूरी बैटेलियन लेके, अगर मतलब जंग के एकदम नज़दीक खड़ा था दोनों कंट्री। फिर जाके ये कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिक बात करके फिर सुलझ चुका, और चाइना पीछे चला गया, और वो ढोकलाम का एरिया अभी भूटान के पास रह गया।
क्योंकि इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी के सामने स्टैंड ऑफ में खड़ा हो गया था। ठीक है, ये हो गया 2017 का ढोकलाम स्टैंड ऑफ। अब हम देखेंगे 2020 में क्या हुआ। 2020 में हम आ जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख में बहुत सारे पॉइंट में स्टैंड ऑफ हुआ। पहले तो ये गलवान वैली में, जो कि यहाँ पे ये जो लाल वाला हिस्सा है, ये है गलवान वैली। यहाँ पे जहाँ से LAC पास होता है, LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में अनडिफिनिट बॉर्डर है। मतलब ये बॉर्डर एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टेटस क्वो चल रहा है। इंडिया के हिसाब से ये बॉर्डर यहाँ तक जाता है, जो कि अक्साई चीन का जो एरिया है उसको कवर करता है, जो कि चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। इंडियन टेरिटरी को चाइना बहुत पहले से ही ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। तो अब 2020 में क्या हुआ, गलवान वैली में दो आर्मियों के बीच, मतलब चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच हाथापाई हुआ, क्योंकि जो स्टेटस क्वो का जो बॉर्डर था उसको पार करके चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो इंडियन आर्मी ने रोका, फिर एक हाथापाई हुआ। तो उसमें 20 इंडियन जवान, इंडियन सोल्जर शहीद हो गए और बहुत सारे चाइनीज सोल्जर भी दूसरे साइड से शहीद हुए। तो उसमें गोली नहीं चली, लेकिन हथियारों से, मतलब डंडे से, लोहे की, स्टील की फ्रेम से, ये सारी चीज़ों से बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुआ दोनों आर्मी के बीच में। और बहुत सारे इंडिया के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और बहुत सारे चाइनीज सोल्जर भी शहीद हो गए। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ लड़ाई करके एक मैसेकर किया मूनलाइट गलवान वैली में। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे LAC को पकड़, LAC बराबर में जितना भी स्टैंड पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट पे स्टैंड ऑफ चालू हो गया इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में। एक तो पहला ये हो गया कि गलवान वैली में स्टैंड ऑफ चालू हो गया, फिर पेंगोंग सो लेक पे फिंगर 4 पे स्टैंड ऑफ चालू हो गया, फिर साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक के साउथ बैंक पे स्टैंड ऑफ चालू हो गया। तो ये सारे स्टैंड ऑफ यहाँ पे चालू हो गया था। जो स्टैंड ऑफ जो होता है वो एकदम वॉर लाइक सिचुएशन की एकदम पहले का वक्त होता है वह। तो अगर यहाँ से वायलेंस थोड़ा सा आगे गया तो ये वॉर में कन्वर्ट हो सकता है स्टैंड ऑफ। ठीक है, तो लेकिन बाद में 4 साल तक ये स्टैंड ऑफ चला, 2020 से 2024 तक, मतलब कुछ दिन पहले ये स्टैंड ऑफ खत्म हुआ। चाइनीज आर्मी ने एग्री किया, वो पीछे चला गया स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में। 2020 के बाद 20 से पहले जो स्टेटस था LAC का, उसी स्टेटस को मेंटेन करेंगे ये बोल के, जो पहले का पोस्ट था 2020 से पहले इंडियन पोस्ट और चाइनीज पोस्ट जहाँ पे था वहाँ पे लौट गए चाइनीज आर्मी। तो ये हो गया स्टेटस को मेंटेन। तो और सीजफायर भी साइन हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा ये होता है कि लास्ट में जाके स्टेटस को मेंटेन होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले जो स्टेटस था बॉर्डर का वही बॉर्डर मेंटेन होता है और सीजफायर साइन होता है। और अगर कोई देश किसी और देश की कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो वो टेरिटरी वापस कर देता है। तो ये हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ये हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट अनइंटेंशनल होता है, अनडिलिबरेट होता है और एक्सीडेंटल स्टार्ट लेता है ये, क्योंकि बहुत पहले से चलता हुआ कोई डिसएग्रीमेंट को लेके ये एक्सीडेंटल स्टार्ट लेता है ये कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा हद से पार हो गया, तब जाके ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और वॉर में 2 चीज़ हमें याद रखनी है, जो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी बोल देता हूँ, वॉर में हमेशा जब खत्म होता है वार, वहाँ पे एग्रीमेंट होता है। वहाँ पे सीजफायर तो होता ही है, सीजफायर के बाद एक एग्रीमेंट होता है, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट रहता है, जहाँ पे वार के बाद क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या एग्रीमेंट होगा, क्या क्या पॉलिसी चेंज होगा, ये सारी चीज़ एक पेपर में लिखा हुआ एकदम डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो वार के बाद वार एग्रीमेंट से खत्म होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सीजफायर से ही खत्म हो जाता है। और वार के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि जियोग्राफिकल जो कंट्री जो एरिया कैप्चर करके बैठा हुआ है वो छोड़ता नहीं है, तो जियोग्राफिकल मैप में चेंज आ जाता है वार के बाद। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट में होता नहीं यार, कॉन्फ्लिक्ट में स्टेटस को लौट जाता है। वार में कभी कभार ऐसा होता है कि स्टेटस को पे लौटते नहीं है, जहाँ पे जो आर्मी खड़ा है वहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, जो कि हम जब वार करेंगे हम देखेंगे, थोड़ी देर बाद में ही हम वार को उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट होने का कुछ रीज़न जो कि हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, तो एक बार और देख लेते हैं। डिसएग्रीमेंट कहाँ कब होता है। एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट में होता है, जो कि मान लेते हैं इंडिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट किस टाइम से चालू हुआ, कॉलोनाइजेशन के एरा से। मतलब इंडिया तब ब्रिटिश इंडिया था और चाइनीज बॉर्डर पे डायरेक्ट चाइना नहीं था, तिब्बत था। तो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो भी बॉर्डर इशू हुआ था, बॉर्डर जो डिक्लेरेशन हुआ था, फिर जब चाइना तिब्बत ले लिया तो चाइना ने बोला कि हम मानते नहीं है ये बॉर्डर। तब से जाके ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, तब से जाके डिसएग्रीमेंट चालू हुआ। और ज़्यादातर दो देश के बीच में अगर कॉमन वैल्यू बहुत कम रहता है तब ये डिसएग्रीमेंट और भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब कभी कभार तो डिसएग्रीमेंट इक्वल टू कॉमन वैल्यू हो जाता है। मतलब क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में, देखिए, इंडिया में डेमोक्रेसी है, चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ही चलता है और इंडिया के अंदर फ्री स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। चाइना के अंदर उतना वास्ट तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो और चाइना के जो इकोनॉमी मान लीजिए फिलहाल तो सेम ही है, दोनों का ओपन इकोनॉमी है। और रिलीजन में भी चाइना ज़्यादातर एथिस्ट है और बुद्धिस्ट है, लेकिन इंडिया में के अंदर भी बुद्धिस्ट है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन तिब्बत का एक इशू आ जाता है जो इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। ठीक है, क्योंकि दलाई लामा इंडिया के अंदर रहते हैं, जब चाइना से भाग के इंडिया के अंदर आ गया और उनको पॉलिटिकल असाइलम मिल गया था, तो उसी के बीच में, इसलिए कभी कभार जब कॉमन वैल्यू दो देश के बीच में कम हो जाता है ना, तभी जाके और ज़्यादा डिसएग्रीमेंट बनता है। तो कभी कभार लेस कॉमन वैल्यू इक्वल टू डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो इसीलिए दो कंट्री के बीच में कभी कभार डिसएग्रीमेंट होता है। और एक बॉर्डर का इशू तो रहता है ये पहले से, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, जिसको हम ब्लड लाइन बोलते हैं, तो अफगानिस्तान उस बॉर्डर को मानता नहीं है। तो कभी कभार ये कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में होता है, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर में भी लगा रहता है। और
ये इंडिया चाइना का तो हमने बोला ही, लद्दाख का जो इशू है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो दिक्कतें हैं, तो ये सारे रीजन क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, आशा करता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये हम लोगों के दिमाग में बैठ गया। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो हुआ था, जो वायलेंस, जो आर्म्ड वायलेंस जो लड़ाई हुआ था, उसको हम थियोरेटिकली कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, वार नहीं बोलते, क्योंकि चाइना के हिसाब से और इंडिया के हिसाब से भी थियोरेटिकल जो बोला जाता है, थ्योरी में जो लिखा गया है, हिस्टोरियन ने, कभी बहुत सारे हिस्टोरियन ने, और थ्योरी में जो लिखा गया है वो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट ये अचानक से चालू हुआ। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया का जो पोस्ट था, मतलब आउटपोस्ट था, वो थोड़ा सा LAC से, जो आज का LAC है, उससे थोड़ा आगे कर दिया था। लेकिन बात यही है कि तो तब जाके ये चाइना इंडिया के ऊपर मिसट्रस्ट करने लगा और चाइना ने इंडिया के ऊपर अचानक से अटैक कर दिया। ये है थ्योरी जो, जिसकी वजह से ये हमने इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, वार नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई, चाइना बोलता है कि उसका कोई प्लानिंग नहीं था। फॉरेन पॉलिसी में नेहरू ने इंडिया का जो आउटपोस्ट है, मतलब आर्मी का जो आउटपोस्ट था, तो LAC पार करके थोड़ा आगे कर दिया था, इसीलिए आउटपोस्ट में एक बॉर्डर का इशू क्रिएट हो गया था, बॉर्डर को लेके एक सस्पिशन क्रिएट हो गया चाइना और इंडिया के बीच में। तब चाइना ने अचानक से अटैक कर दिया और बाद में चाइना यहाँ पे भी अटैक किया, LAC मतलब लद्दाख में, और ये अरुणाचल में जो मैकमोहन लाइन के आसपास एरिया, अरुणाचल में भी घुस गया था चाइना। फिर बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, फिर यूनिलैटरल सीजफायर किया चाइनीज़ ने, उन्होंने बोला कि हम लोग सीजफायर करते हैं, वायलेंस खत्म हुआ और चाइना स्टेटस को, मतलब चाइना यहाँ से तो वापस चला गया, मतलब अरुणाचल एरिया से तो वापस चला गया, मैकमोहन लाइन के पीछे चला गया स्टेटस को, लेकिन LAC मतलब ये अक्साई चीन से वो वापस नहीं गया। ठीक है, तो जो भी है, चाइना बोलता है कि हमने स्टेटस को मेंटेन किया और अचानक से हमने अटैक किया था कि हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, इंडिया का भी कोई प्लान नहीं था चाइना को अटैक, क्योंकि इंडिया तो उस टाइम पे कभी सोच भी नहीं पा रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कभी सोचा ही नहीं था कि चाइना उसको, इंडिया को अटैक कर सकता है। वो बोलते रह गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, और चाइना ने कर दिया अटैक। तो ये है दिक्कत, मतलब ये जो है, चाइना ने बोला कि हम लोगों का कोई प्लानिंग नहीं था, अचानक से कन्फ्यूजन हुआ, इसी वजह से हमने अटैक कर दिया और बाद में हमने जितना भी एरिया कैप्चर किए थे, जो कि ये वाला एरिया उनका मानना था, वो बोल रहे थे कि हम अरुणाचल कैप्चर किए थे और लौट गए, स्टेटस को मेंटेन हो गया और ये हमने यूनिलैटरल सीजफायर भी किया, सीजफायर भी हो गया उधर और वायलेंस खत्म भी हो गया। तो इसी हिसाब से देख के ज़्यादातर लोग इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं और कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है। अगर किसी एग्जाम आ गया कि 1962 वार में इंडिया और चाइना के बीच में जो हुआ था, उसको हम वार बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, स्क्रिमिश बोलेंगे, या तो स्टैंड ऑफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो तब आंसर देना है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये चाइना और इंडिया के हिसाब से अचानक से शुरू हुआ। इसमें कोई प्लानिंग नहीं था किसी भी देश का, और इन दो देश का जो बॉर्डर था, जब सीज फायर हुआ फिर जाके वो बॉर्डर भी स्टेटस को में चला गया, मतलब जो पहले से था, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से पहले, तब उसी पोजीशन में चला गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। ये अगर ग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली इसका आंसर है कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको रिटन क्वेश्चन आ गया UPSC की मेंस में या तो कोई और एग्जाम में कि चाइना और इंडिया के बीच में 1962 में क्या जो हुआ था, उसको आप कॉन्फ्लिक्ट बोलोगे और वार बोलोगे? कॉन्फ्लिक्ट बोलोगे तो क्यों बोलोगे, वार बोलोगे तो क्यों बोलोगे? अब एक्सप्लेन करो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तब आप सोचोगे कि क्या बोलना है। तब पहले तो आपको ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इसके कारण बोलना है। तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, क्योंकि बहुत पहले से इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर डिसएग्रीमेंट चल रहा था। ठीक है, वो क्यों चल रहा था? क्योंकि एक तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो बॉर्डर डिमार्केट होकर रखा था, वो ज़्यादातर बॉर्डर तिब्बत के साथ शेयर होता था। ठीक है, जब चाइना तिब्बत को एक्वायर कर लिया तो वो बॉर्डर जो तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में होकर रखा था, वो बॉर्डर एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसी वजह से एक डिसएग्रीमेंट चालू हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, जो बाद में जाके 1962 में एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप ले लिया। ठीक है, जिसमें वायलेंस हुआ और बाद में सीज फायर से खत्म हो गया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, ये खत्म होने के बाद कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। अगर एग्रीमेंट हो जाता तो ये वार में कन्वर्ट आसानी से हो जाता, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, सीज फायर से खत्म हो गया था, तो इसलिए इसको हम वार बोलेंगे। ठीक है, और वायलेंस भी खत्म हो गया और जो स्टेटस को चाइना के हिसाब से जो स्टेटस को था वो भी मेंटेन हुआ, क्योंकि वो पहले अरुणाचल प्रदेश में, मतलब मैकमोहन लाइन क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के साथ ये तिब्बत का जो बॉर्डर था, इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। वो मैकमोहन लाइन क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के इंडिया के अंदर आ गया था। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, वो वापस अरुणाचल प्रदेश छोड़ के चाइना लौट गया, मतलब तो अरुणाचल प्रदेश फिर से इंडिया के पास आ गया। लेकिन अक्साई चीन से नहीं गए। तो चाइना बोलता है कि हमने स्टेटस को मेंटेन किया है, ठीक है, लेकिन ये अक्साई चीन से वो वापस नहीं गए। ठीक है, लेकिन चाइना के हिसाब से स्टेटस को मेंटेन हुआ, ग्लोबल लोग भी मान लिए, ग्लोबल जो पावर थे, ग्लोबल स्टेज में भी लोग सारे देश मान लिए कि स्टेटस को मेंटेन हुआ। तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट इसको दिखा गया। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखें, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वार है, अगर थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखें तो हम ये पाएंगे कि जब 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, 1950 में इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया, और उसके कुछ साल बाद ही चाइना ने क्या किया, चाइना ने तिब्बत में अटैक कर लिया। ठीक है, चाइना ने तिब्बत में अटैक कर दिया और तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया। ये हो गया चाइना का तिब्बत को ऑक्युपाई करना। पहले तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था, तिब्बत एक आज़ाद देश था।
तो जो कि चाइना आज़ादी के बाद ही कम्युनिस्ट चाइना ने क्या किया, तिब्बत को अटैक करके तिब्बत को अपने साथ मिला लिया और चाइना का पार्ट बना लिया। और इंडिया ने बाद में जवाहरलाल नेहरू ने वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है। तब कोई जवाहरलाल नेहरू ने कोई मतलब आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि उसने सोचा कि अगर हम चाइना से अच्छे व्यवहार रखेंगे, अच्छे रिलेशन रखेंगे, बदले में चाइना भी इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखेगा। ठीक है, ये एक इशू हो गया जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा आया। फिर क्या हुआ 1959, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 1959 में क्या हुआ, चाइना के जो लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ तिब्बत में एक अपराइज करने की कोशिश की। ठीक है, तो तब क्या हुआ, तब चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको पकड़ने की कोशिश की और दलाई लामा ने जवाहरलाल नेहरू से इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम मांगा और जवाहरलाल नेहरू ने उनको पॉलिटिकल असाइलम दिया। ठीक है, तो जब ये हुआ तब चाइना इंडिया के ऊपर और भी गुस्सा हो गया। ठीक है, ये एक कारण हो गया। और जब से चाइना तिब्बत को हथिया लिया तब से चाइना का एक प्लान सामने आया था, क्योंकि वो बोल रहा था कि ये लद्दाख वाला हिस्सा, जैसे कि एक हाथ में एक पम होता है और उसके साथ जुड़ा हुआ 5 उंगली रहता है, तो ऐसे ही तिब्बत हो गया पम, और उसके साथ जो फिंगर्स हैं वो क्या क्या है, लद्दाख एक फिंगर हुआ, दूसरा नेपाल हो गया, तीसरा ये सिक्किम हो गया, चौथा भूटान हो गया, 5वां अरुणाचल हो गया। मतलब चाइना का सोच ये था कि तिब्बत के साथ साथ ये लद्दाख वाला हिस्सा, इंडिया के अंदर जो लद्दाख वाला हिस्सा आता है, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे तिब्बत का हिस्सा है, यानी चाइना का हिस्सा है। एक दिन चाइना इसको हथिया लेगा। तो जब हम बोलते हैं अनप्लान्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये, तब ये भी सोचना चाहिए कि चाइना ये लद्दाख और अरुणाचल जो इंडिया का हिस्सा है, इसको बहुत पहले से ही अपना मानता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से अटैक किया। ठीक है, चाइना बोलता है कि हम कॉन्फ्यूजन की वजह से अटैक किया, लेकिन उसका प्लान बहुत पहले से आ गया था। जब उसने तिब्बत को कब्जा आया तभी उनके दिमाग में ये प्लान सामने आया उस चाइनीज़ गवर्नमेंट से कि ये लद्दाख वाला हिस्सा, जिसको पाम एंड फिंगर पॉलिसी बोलते हैं, चाइना का एक पॉलिसी बन गया था तब, तो वो लद्दाख वाला हिस्सा, नेपाल वाला हिस्सा, सिक्किम वाला, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे तिब्बत का हिस्सा है, और तिब्बत यानी चाइना का हिस्सा है, यानी चाइना का हिस्सा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसी की सोच के साथ बहुत पहले से, जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर को लेके उतना कंसर्न नहीं थे, तब से क्या चालू कर दिया चाइना ने यहाँ पे एनक्रोचमेंट चालू कर दिया था। ठीक है, ये जो अक्सर चीन वाला एरिया जो आज चाइना के पास है, तो वहाँ पे बहुत पहले से ये सोच के साथ, पाम एंड फिंगर जो पॉलिसी है चाइना के, उसी सोच के साथ यहाँ पे एनक्रोचमेंट चाइनीज आर्मी ने चालू कर दिया था। तो जब तक समझ में आया जवाहरलाल नेहरू के, तब तक ये LAC तक चाइनीज आर्मी पहुँच चुका था। ठीक है, तब तक LAC तक ये चाइनीज आर्मी पहुँच चुका था। ठीक है, तब चाइनीज आर्मी ने बोला और चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला कि ये जब तक हमारी आर्मी पहुँच गया है, वो एरिया चाइना का ही है। मतलब अक्सर चीन जो कि एक्चुअली इंडिया का पार्ट था, वो तो धीरे धीरे एनक्रोच करते हुए लेने के बाद बोल रहा कि ये हमारा एरिया है। इंडियन आर्मी अभी, जब तक ये चीज़ें जवाहरलाल नेहरू के सब समझ में आई, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन आउटपोस्ट को, आर्मी का आउटपोस्ट को आगे किया, मतलब यहाँ से आगे किया। पहले यहाँ पे इंडियन आउटपोस्ट था ही नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने भरोसा करके बैठा था कि चाइना कभी ऐसा करेगा ही नहीं, कुछ एनक्रोचमेंट, कुछ अटैक ये चाइना करेगा ही नहीं। तो बेवजह अगर किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा कर ले तो कभी कभार मुसीबत भी हो जाता है, कि ज़्यादा भरोसा भी उतना अच्छा होता नहीं है। तो तब क्या किया, जब तक नेहरू जी को ये समझ में आया कि चाइना एनक्रोचमेंट करके बैठा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया का जो आउटपोस्ट था उसको आगे किया। जब आगे किया तो चाइना अटैक कर दिया। ठीक है, और बोलने लगा कि ये नेहरू की फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने आउटपोस्ट को फॉरवर्ड किया, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ चाइना का, इसमें कन्फ्यूजन चालू हुआ। जबकि चाइना का प्लानिंग बहुत पहले से था, चाइना का प्लानिंग जबकि बहुत पहले से था, जब से वो तिब्बत लेके बैठा हुआ है तब से था। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, ये यहाँ तो पहले से घुस गया था और बाद में यहाँ पे भी घुस गया, कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भी घुस गया, और बाद में जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, उन्होंने बोला कि हम अरुणाचल प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, स्टेटस को मेंटेन हो गया, स्टेटस को मेंटेन हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टेटस को अगर सही तरीके से मेंटेन करना होता तो ये भी छोड़ना चाहिए था, जो अक्सर चीन लेके बैठा हुआ था चाइना, ये भी छोड़ना चाहिए था, लेकिन ये छोड़ा नहीं, क्योंकि उनका मानना यह था कि अक्सर चीन का वाला हिस्सा उनका ही है। तो अगर घुमा के देखे, ये स्टेटस को मेंटेन हुआ नहीं था कॉन्फ्लिक्ट के बाद। ठीक है, और चाइना ऐसे एकदम अनप्लान्ड आया था ऐसा भी नहीं है, चाइना का प्लानिंग बहुत पहले से था। उनका प्लानिंग में ये लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल सारे उनका हिस्सा था, तो एकदम अनप्लान्ड हिसाब से वो आया ये भी नहीं है। दूसरा, उनके पास हथियार भी बहुत एडवांस था। जब सामने वाला देश बोल रहा है हम कभी आपके साथ लड़ाई करेंगे नहीं, जवाहरलाल नेहरू बोल रहा है कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो तब अब उनके खिलाफ इतना एडवांस वेपन लेके बॉर्डर पर इतना सारे सोल्जर कैसे इतने अचानक आ गया, तो एकदम कोई भी प्लान नहीं था। तो ऐसा होता तो उनके पास एडवांस वेपन भी उतना एडवांस नहीं होना चाहिए था, जो कि इंडिया के पास भी नहीं था, क्योंकि इंडिया ने कभी सोचा ही नहीं था कि चाइना के साथ कभी जंग होगा। ठीक है, तो इसी नज़रिए से देखे, इस हिसाब से, इस एंगल से देखे, तो कभी कभार ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इसको और भी हम सोच पाएंगे कि कभी कभार लगेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो है लेकिन वार भी है, क्योंकि ये लगभग 1 महीने तक चला और इंडिया का जो लॉस हुआ था वो हेवी लॉसेस हुआ था। एक तो ग्लोबल स्टैंडर्ड में इंडिया का जो इमेज था वो बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि जंग में हारा हुआ देश कमज़ोर दिखता है। ऊपर से इंडिया में बहुत सारे सोल्जर शहीद हो गया बेवजह, उनके पास हथियार नहीं थे। अगर हथियार होता तो
ये जंग का रिजल्ट एडवांस हथियार चाइना के पास जैसे था, ऐसा हथियार अगर इंडिया के पास होता तो जंग का उतना लॉसेज, हेवी लॉसेज इंडिया को नहीं होता था, नहीं हुआ होता। तो इंडिया में बहुत सारे सोल्जर शहीद हो गए, बहुत सारे तो लापता हो गया। लगभग 4,000 से 4,500 इंडिया के सोल्जर शहीद हो गए थे इस जंग में, जो कि बहुत नंबर में बहुत हाई होता है। तो इसी एंगल से, इस नज़रिए से देखें तो कभी कभार बहुत सारे हिस्टोरियन, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर, बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट, जो भी फॉरेन पॉलिसी स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग इसको वार बोला है, क्योंकि चाइना का प्लानिंग बहुत पहले से था। वो इतना भी एक्सीडेंटल ये कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, उसके पीछे चाइना का प्लानिंग था। वो हेवी वेपन लेके बैठे हुए थे, तैयार थे, ठीक है। और जब स्टेटस को लास्ट में मेंटेन होना चाहिए था, वो एक्चुअल में पूरा का पूरा स्टेटस को मेंटेन हुआ नहीं था, क्योंकि ये जो दिक्कत जहाँ पे शुरू हुआ था वो जगह चाइना कभी छोड़ा ही नहीं। जो एनक्रोचमेंट करके बैठा हुआ था वो जगह कभी छोड़ा ही नहीं, ठीक है। और ये मैकमोहन लाइन का मेंटेन, तो मैकमोहन लाइन के पीछे तो चला गया चाइना, लेकिन ये बॉर्डर भी वो हमेशा ठीक तरीके से एग्रीमेंट से इसको भी बॉर्डर नहीं मानता, अभी भी दिक्कत करता रहता है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इस एंगल से अगर देखें हम, कभी कभार लगेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं वार था। लेकिन जो मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन आया कि 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुआ था, वार हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था, या तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो आप कॉन्फ्लिक्ट मार्क करोगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि आप इंडिया और चाइना के बीच में 1960 वार में ये जो हुआ था, जो आर्म्ड वायलेंस जो हुआ था, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, अगर वार बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे। तो ये अगर क्वेश्चन ऐसा कोई पूछ लिया तो तब हम ऐसे दोनों डायमेंशन में, दोनों एंगल से हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट एंड वार एग्जाम्पल ऑफ 1962 इंडिया और चाइना का जो कॉन्सेप्ट था कॉन्फ्लिक्ट का 1962 का, ये हो गया। अब आते हैं 1999 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हम तो इसको कारगिल वार, वही एक ही वही जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। यहाँ पे पाकिस्तान बोलते हैं कि हमारे आर्मी तो इन्वॉल्व पहले था नहीं, जबकि वो ये था कि जो ट्राइबल लोग हैं उन्होंने इंडियन आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ दी। बाद में इंडियन आर्मी ने अटैक किया और जंग हुआ 1-1.5 महीने तक, और पाकिस्तान आर्मी मार खा के पीछे भाग गया, ठीक है। तो अगर इसको भी हम थ्योरेटिकली देखें तो इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। हर जगह पे ये कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, लेकिन इसका स्केल था वार के लाइक, और सीज फायर तो हुआ लेकिन स्टेटस को भी मेंटेन हुआ, इसीलिए इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर इसका डैमेज को हिसाब से देखें, कभी कभार वार भी लगते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटस को जो था वो पूरा का पूरा मेंटेन हुआ, ठीक है। इसमें स्टेटस को में कोई दिक्कत नहीं आया, और लेकिन इसका जंग का जो इंटेंसिटी था ये वार की तरफ ही था, जो भी है। फिर इसमें स्टेटस को पूरी तरीके से मेंटेन हुआ, और ये पाकिस्तान के हिसाब से तो ये अनइंटेंशनल था, लेकिन ये सही में अनइंटेंशनल नहीं था। इसके पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी का पूरा सपोर्ट था, और बहुत पहले का प्लानिंग था। क्योंकि ठंड में जब नो मैंस लैंड से हर पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको भी चले जाना चाहिए था, और इंडियन आर्मी को भी चले जाना चाहिए था। जब जो कारगिल बॉर्डर में LOC में लाइन ऑफ कंट्रोल में जो नो मैंस लैंड होता है, जहाँ पे ठंडी में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है और दोनों तरफ के फौज नीचे चला जाता है, तो उस टाइम में वो पाकिस्तान वाला फोर्स आगे ऊपर आके पॉइंट में, इंडियन जो चेक पॉइंट था, इंडियन जो आउटपोस्ट था, वहाँ पे आके बैठ गया। जब वहाँ पे इंडियन आर्मी था ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ था कि ये पाकिस्तान कभी धोखा देगा नहीं, लेकिन धोखेबाज तो धोखेबाजी होता है। तो वो पहले से प्लानिंग और प्लॉटिंग करके वो आके बैठ गया। तो ये पाकिस्तान बोलता है कि ये हमारे आर्मी ने प्लान नहीं किया, ये जो ट्राइबल लोग हैं या तो कोई मिलिटेंट है, ये आके घुस गया इंडिया के बॉर्डर पे, इंडिया के पोस्ट पे। लेकिन रियलिटी में क्या था? रियलिटी में यह था कि इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्लानिंग था। तो उस एंगल से देखिए, इसको भी हम वार बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास MCQ आया तो आप कॉन्फ्लिक्ट ही बोलोगे, ठीक है। ये हो गया वार और कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखेंगे वार को अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट का जो डेफिनेशन है उसको एकदम तोड़ मरोड़ के हमने समझ लिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब ऐसे वार को भी हम एकदम पूरी जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे वार का भी। तो वार में क्या होता है? वार होता है इंटेंशनल, जो मैंने बोला कि वार में हमेशा इंटेंशन रहता है, पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ रहता है। उसमें वायलेशन होता है क्या? एक देश का जो सॉवरेनिटी है, मतलब एक देश का जो एरिया होता है उसके अंदर उसी देश का जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रहता है, उसका जो एयर स्पेस होता है, उसका जो लैंड बॉर्डर होता है, उसको वायलेट करना और अंदर घुस जाना, इसको बोलते हैं वायलेशन ऑफ अदर्स सॉवरेनिटी, अदर कंट्री सॉवरेनिटी, ठीक है। मान लेते हैं कंट्री ए अटैक्स कंट्री बी, वायलेट द सॉवरेनिटी ऑफ कंट्री बी एंड कंट्री बी हैड टू डिफेंड इटसेल्फ सो दैट कंट्री बी ऑल्सो रिटेलिएट टू कंट्री ए, ठीक है। और यार यहाँ पे मान लेते हैं 1971 वार में क्या हुआ था। 1971 वार में पाकिस्तान ने इंडिया का जो सॉवरेनिटी है क्रॉस किया, वायलेट किया, और बदले में इंडिया ने पाकिस्तान का अटैक किया और पाकिस्तान का 2 टुकड़े बना दिए। एक बांग्लादेश बन गया ईस्ट में, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया, और वेस्ट पाकिस्तान जैसे तैसे पाकिस्तान बन के रह गया। तो उसके बाद एक क्या हुआ? एक ट्रीटी हुआ जो कि शिमला एग्रीमेंट बोलते हैं। तो वार हमेशा ट्रीटी के साथ खत्म होता है, मतलब एक एग्रीमेंट के साथ खत्म होता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ सीज फायर से खत्म हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू वार को समझेंगे। 1971 में क्या हुआ था? पाकिस्तान ने इंडिया को अटैक किया, इंडिया का जो सॉवरेनिटी है वो वायलेट किया, क्योंकि इंडिया का जो एयर स्पेस है उसमें घुसा,
और बमबारी की इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर, इंडियन एयरफोर्स के जो रनवे वगैरह एयरपोर्ट थे उनके ऊपर बमबारी की। बदले में इंडिया ने रिटेलिएट किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े बन गए, एक तो वेस्ट पाकिस्तान रह गया और ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश बन गया। ठीक है, तो उसके बाद 1971 जब सीज फायर हुआ, उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद ये सीज फायर का जो डॉक्यूमेंट है ये फाइनलाइज हुआ। ठीक है, तो हमेशा वार खत्म होता है एक एग्रीमेंट से, और वार के बाद कभी कभार होता है कि जियोग्राफिकल चेंज भी आता है, क्योंकि 1971 के वार के बाद कश्मीर में जो LOC था उससे आसपास बहुत 2-3-4-5 ऐसे गांव थे जो 1971 से पहले पाकिस्तान के पास थे, लेकिन 1971 के बाद इंडिया के पास आ गया और इंदिरा गांधी जी कभी उसको लौटाया नहीं, वो इंडिया के पास ही रह गया। ठीक है, तो वार के बाद जियोग्राफिकल चेंज भी आता है। ये हो गया वार का कॉन्सेप्ट। अब हम एक ही स्लाइड में देख लेंगे इंडिया के अंदर क्या कब क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या वार हुआ था, और वार और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो डिफरेंसेस है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा एक्सीडेंटल होता है, मतलब अचानक से होता है, और वार प्लान करके होता है। कॉन्फ्लिक्ट नॉन डेलिबरेट, माने इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई इच्छा या तो आर्मी का कोई इच्छा ऐसे नहीं होता है, लेकिन वार में क्या होता है, पहले से प्लानिंग करके गवर्नमेंट को भी चाहता है कि एक वार हो जाए और आर्मी भी चाहता है कि एक वार हो जाए, तो ये डेलिबरेट होता है। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट अनइंटेंशनल होता है और वार इंटेंशनल होता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो इंटरनेशनल तो होगा ही। कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है सीज फायर से, वार खत्म होता है एग्रीमेंट से। और इंडिया के अंदर कोई 1962 में जो चाइना के साथ हुआ था उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ था उसको वार बोलेंगे, 1971 में जो हुआ था उसको पाकिस्तान के साथ हम वार बोलेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट 1999 में कारगिल में जो हुआ था उसको भी हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे एज पर द MCQ। मतलब अगर आपको सीधा क्वेश्चन आ गया तो 1991 में कारगिल में जो हुआ था वो कॉन्फ्लिक्ट था कि वार था कि ये था स्टैंड अप था, क्या था, स्क्रीनविश था, तो आपको बोलना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन अगर क्वेश्चन का दूसरा पर्सपेक्टिव भी पूछा जाए कि वार, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट बोलते हो तो क्यों बोलते हो, अगर वार बोलोगे तो क्यों बोलोगे, तो ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप डिस्कस कर सकते हो कि वार इसलिए बोलेंगे कि ये हुआ था, ये क्लॉज मेंटेन हुआ था, ये नहीं हुआ था, इसके लिए वार बोल रहा है, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है, ये आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। आशा करता हूँ कॉन्फ्लिक्ट और वार के बीच में जो भी कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया, क्लियर कर पाया मैं तो कोशिश पूरा किया। और ऐसे और भी जो भी जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी में जो भी और भी बहुत सारे टर्म्स एंड वर्ड यूज़ होते हैं वो सारे को लेके हम लोग कंटेंट बनाते रहेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, और हमारे हर एक वीडियो का जो PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। और आज का वीडियो इतना ही। अगर हमारी कोशिश, हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।